हाँ जी, जो भी स्टूडेंट इस बार 2024-25 में क्लास 12th में है और 25 में वो देने वाले 12th का बोर्ड है ना, 2025 में जिनका बोर्ड का एग्जाम है, आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो मैं आ गया हूं इकोनॉमिक्स का मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको, है ना, वन बाय वन पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि जब एग्जाम आपका होगा वो 80 मार्क्स का होगा। आपका रिटन एग्जाम जो होगा वहां कितना का होगा, 80 मार्क्स का होगा। दो सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहीं सेक्शन बी में होगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, याद रखिएगा 20 क्वेश्चंस रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन आपका मैक्रो से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी से रहेगा। ठीक है, फिर याद रखिएगा 4 क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, वो शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे जो कि 3 मार्क्स का होगा। मतलब 2 क्वेश्चन मैक्रो का, 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चंस होंगे आपके 4 मार्क्स के, राइट। याद रखिएगा ये मतलब 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैक्रो से, 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, राइट। और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मार्क्स का होगा वो। मतलब 2 क्वेश्चन आपका मैक्रो से, 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में वो आप अच्छे से बना लो। बाकी आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि इसका बेनिफिट उन्हें मिल पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है। कहता है असर्शन और रीजन है। ठीक है, उन दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही है। ये हमारे पास असर्शन है, ये हमारे पास रीजन है। ठीक है, असर्शन में कहता है द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप। जो डिफ्लेशनरी गैप होता है ना, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम अगर एग्रीगेट डिमांड हो, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कैन रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ये सेल और बाय जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, नहीं गवर्नमेंट नहीं, ये करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हमारा असर्शन गलत हो गया, जो हमारा ए है ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा देखते हैं, रीजन दिया है द सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज इन लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। कहता है अगर सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, परचेज करता है, तो जब परचेज करेगा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से, तो इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी ऑफ मनी की जो अवेलेबिलिटी होगी कमर्शियल बैंकों के पास वो बढ़ जाएगी, उसकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो रीजन हमारा सही है ना। तो ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। कहीं है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, द कैबिनेट led by prime minister, है ना, has decided that central government will provide free foods grains to 81.35 करोड़ people, है ना। कहता है जो कैबिनेट है विच इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, है ना, वो कहता है कि फूड ग्रेन्स जो है वो दिया जाएगा 81.35 करोड़ पीपल को, है ना। बेनिफिशियरी अंडर किसके अंडर, अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY एक स्कीम है ना, जिसके तहत कहा गया कि फ्री फूड ग्रेन्स जो है, मतलब फूड ग्रेन मतलब राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, ये दिए जाएंगे गरीब लोगों को। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। 2024 से 5 सालों तक ये कंटिन्यू दिया जाएगा। ये यहाँ पे सोर्स दिया हुआ कहां से डेट ये चीज लिखा गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके आधार पे हमें बताना है ये क्या है।
रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए हमारा देखो जो हुआ क्या ना, जब गरीबों को फूड ग्रेन्स दिया जाएगा तो गरीब व्यक्ति जो है उन्हें पैसे लगा के फूड ग्रेन्स खरीदना नहीं पड़ेगा, मतलब उनके पास सेविंग बढ़ेगा। सेविंग बढ़ने से उनका इन फ्यूचर इन्वेस्ट करके वो इनकम ज्यादा कमा सकते हैं, और इससे क्या होगा, रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच जो इनकम का गैप है वो गैप कम होगा। ठीक है, तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहता है टू अराइव एट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना, ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक करना है, मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, है ना, जो हमारा जीवीए एट बेसिक प्राइस हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है, उसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारे पास जीवीए एमपी निकल जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब जीवीए एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा जीवीए एफसी होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जीवीए एफसी में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो हमारा निकलेगा वो जीवीए एमपी होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्केट प्राइस में माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा बनता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमें निकालना ही मार्केट प्राइस हो, है ना, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ ऑप्शन कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को नेट प्रोडक्ट टैक्स भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर दी फिल इन द ब्लैंक एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट सरप्लस एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। देखिए अगर बीओपी में क्या हो, बीओपी में दो सिचुएशन हो सकता है, एक हो सकता है सरप्लस का, एक हो सकता है हमारा डेफिसिट का। क्या हो सकता है, डेफिसिट का। क्लियर, तो कहता है किस एक्सचेंज रेट रिजिम में मार्केट ऑटोमेटिकली या बीओपी का जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर देता है। ठीक है, देखिए तो ऐसा तब होगा ना जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजिम हो तब। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम हो तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है उसका इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट करेगा सरप्लस या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, मार्केट फोर्सेस की जब भी बात आएगी याद रखिएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम डायग्राम दिया हुआ इंडिकेट द रेफरेंस लाइन। देखो रेफरेंस लाइन जो होता है ना वो किसी, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन से होता हुआ जाता है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे एक तरफ इनकम है, एक तरफ लिया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, है ना, तो 45 डिग्री एंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कहता क्या है, एज पर डेटा प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 23-24, है ना, द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग एंड द टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड इतना एंड इतना। ठीक है, देखिए जो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग हुआ, ठीक है, वो 27.2 लाख करोड़ और जो टोटल एक्सपेंडिचर है 45 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो जो वैल्यू जो हमारा आएगा, ये जो वैल्यू आएगा डेफिसिट हो रहा है ना, क्योंकि आग कम रहा है हमारे पास, याद रखिएगा रिसीट्स जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है पेमेंट से, एक्सपेंडिचर से, है ना, तो ये डेफिसिट हुआ। और ये किस प्रकार का डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, रिसीट्स में लिया है टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट का। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 17.8 लाख करोड़ है, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं पर भी आपको डाउट होगा ना कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कैन बी यूनिटी। आपने पढ़ा होगा एमपीसी जो होगा उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है ना,
0 से 1 के बीच में होता है। और इसका एक्सट्रीम केस क्या है? एक्सट्रीम केस है या तो एमपीसी 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। मैक्सिमम होगा 1, मिनिमम हो सकता है 0। ठीक है, क्लियर है? तो यूनिटी 1 पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेज, इनकम जैसे से बढ़ेगा, द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। जी नहीं, आपने पढ़ा होगा कंजम्पशन हाइपोथेसिस में कहता है कि जैसा जैसे इनकम इंक्रीज करता है कंजम्पशन इंक्रीज करता है। ठीक है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट होगा वो कंपेरेटिवली पहले से कम होगा। ठीक है, इनकम जिस तेजी से बढ़ेगा उस तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 इज हमारा फॉल्स। ठीक है, कहां पे गया? 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर है, कहता है इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड के बी डिटरमाइंड बाय एडिंग। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I, है ना। और यहाँ पे जो हमारा आई है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अज्यूम किया गया है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। वहीं अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड दोनों प्रकार के कंजम्पशन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जीरो इनकम पर भी जो कंजम्पशन होगा वो ऑटोनोमस हो गया, और इनकम बढ़ने के साथ जो कंजम्पशन बढ़ेगा वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन यह तोड़ के लिखा हुआ है, तो क्या क्या होगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी 1 मार्क्स के, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? कहता है फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई फॉरेन कंट्री अगर ग्रांट्स इन एड दिया है ना, हमको ग्रांट्स दिया, मदद किया किसी समस्या में, ठीक है, तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता हम तुमको मदद किए हैं इतना तो तुम हमको पैसा इतना रिटर्न दो। नहीं, ये नहीं कर सकता क्लेम। तो बिल्कुल ये सही है हमारा। ठीक है, फिर क्या है? डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, है ना, इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, इसको क्या किया हमने? डिस्पोजल किया इक्विटी को, इक्विटी कुछ बेच दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स तो घटेगा। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर ट्रू। कहां है? ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारे पास क्या है। कहता है द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग जनवरी 2024 रिफ्लेक्ट्स आ फिल इन द ब्लैंक ऑफ यूएड इतना। ठीक है, क्या दिखाता है? देखिए जनवरी 24 की बात कर रहा है, तो ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे जो ये है हमारा, ये इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इंपोर्ट हमारा है, इंपोर्ट वैल्यू है। इंपोर्ट में मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो हमारा वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ग्रेटर है एक्सपोर्ट से, मतलब डेफिसिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है? इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर है एक्सपोर्ट से, मतलब कि हमारा डेफिसिट होगा, पहला चीज। तो रिफ्लेक्ट डेफिसिट यहाँ पे हो गया। कितना का डेफिसिट है भाई? डेफिसिट हमारा कितना का है? तो देखिए इंपोर्ट हुआ है 70.46 का माइनस 69.72, क्या होगा? 4 14 में 7 0.74 यूएसडी डॉलर बिलियन, है ना। डेफिसिट एंड 0.74, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का MCQ था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, मतलब और में दिया हुआ है, या तो आप ए बनाइए या तो आप बी बनाइए, दोनों में जो आपको अच्छा लगता है बना सकते हैं। मैं कहूंगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हो जरूर बनाइए। ठीक है, कहता है डोमेस्टिक इनकम निकालने कह रहा है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP-FC। क्या होता है? NDP-FC। ठीक है, तो देखिए NDP-FC का मतलब क्या हो गया हमारा? यहाँ पर ये इनकम मेथड से हमें बनाना है, ऑप्शन से पता चल रहा है। तो आपने पढ़ा होगा NDP-FC में, क्या पढ़ा है आपने?
नहीं, ये एक्सपेंडिचर मेथड से दिया, एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा होगा, है ना, कि जो भी खर्च है सबसे पहले ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल 1 नंबर हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या आता है हमारा, आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब चीज आता है हमारा, है ना। तो दूसरा भी ऐड होगा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये तीसरा भी ऐड होगा, ठीक है। प्लस कहीं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा ऐड होगा, क्लियर है। तो ये ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया, है ना, क्योंकि ये तो बिजनेस के लिए है, ये रेसिडेंशियल के लिए है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसको भी ऐड करेंगे हम लोग, ये सारा का सारा हमारा आ जाएगा। इसमें याद रखिएगा एक होता है हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का सारा चीज ऐड हो गया। अब देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, तो हमारा ये ऐड हो जाएगा, कौन सा 4 नंबर भी ऐड होगा, ठीक है। अब दिया है एक्सेस ऑफ, देखो आपने पढ़ा होगा ना एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, नेट एक्सपोर्ट, है ना, क्लियर। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी का कंसेप्ट हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिए हैं, गवर्नमेंट ले लिए हैं, ये भी ले लिए हैं। यहाँ पे ना नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नेट एक्सपोर्ट रहता प्लस होता, लेकिन यहाँ पे दिया एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीडीपी एमपी वाला कहानी जितना था वो ले लिए, हमें निकालना है एनडीपीएफसी, ठीक है। तो माइनस करना होगा, कहीं डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है क्या, कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन कहलाता है, 10 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है ना, हमें डोमेस्टिक निकालना है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, उसको लेने का आवश्यकता ही नहीं है हमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए पुट कीजिए 800 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में है 500, है ना, प्लस 4 नंबर में क्या है 170 माइनस 5 नंबर में क्या है 20 माइनस 10 नंबर में क्या है 40 माइनस 8 नंबर में क्या है -70, ठीक है, -20 -40 -70, है ना। चलिए इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपका 1750 रुपये, ठीक है, 1750, राइट। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो इजिली, क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे पास दिया हुआ इसका बी का भी बता दे रहे, और में अगर मान ली न्यूमेरिकल आपको एकदम नहीं बन रहा है, दिक्कत हो गया वहां पे, तो थ्योरेटिकल यहाँ बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, है ना। क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, स्टेट द स्टेप pertaining to the estimation of national income under the income method। तो इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इनकम मेथड में हमें सारे फैक्टर्स के इनकम को इंक्लूड करना होता है। तो हम लोग एनडीपीएफसी पहले निकालते हैं। एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब वेजेस, सैलरीज, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, पेमेंट इन काइंड, ये सब। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब चीजें, प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना, ये सब लिया आता है। उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, एनएनपीएफसी, ठीक है, वो क्या होगा एनडीपीएफसी में ऐड कर देते हैं क्या, एनएफआईए, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं इसमें 11 नंबर का बी में, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 हेड्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द 2 हेड्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। देखिए टैक्स के द्वारा जो पैसा आता है हमारे सरकार के पास, वो बेसिकली या तो डायरेक्ट टैक्स होता है,
या तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्सेस, ठीक है, विच इज जो जिस पे इम्पोज किया जाए, है ना, जिस व्यक्ति पे इम्पोज किया जाए उसका बर्डन भी वही व्यक्ति अगर बियर कर रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया उसका बर्डन वो बियर ना करके वो दूसरों पे शिफ्ट कर देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम मेथड आता है, इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग बोल सकते हैं जीएसटी हमारा आता है, ठीक है, ये सब चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, 13 का 2 क्वेश्चन इसमें है ना। तो इसमें क्या क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पीएफआई विटनेस्ड अ शार्प टर्नओवर अराउंड ड्यूरिंग इतना with a net FPI inflow of इतना बिलियन, in which sub account on the which side of balance of payment account the above transaction will be recorded। आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में बेसिकली हम लोग वैसे चीज आइटम्स को शामिल करते हैं जो ना तो किसी प्रकार की लाइबिलिटी वगैरह से रिलेटेड हो, ना तो किसी एसेट्स वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है। तो कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है। कैपिटल का जब इनफ्लो होता है तो वो कैपिटल अकाउंट में हमारा आता है। किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में 2 सेशन होता है, एक होता है क्रेडिट सेशन जिससे हमारे पास रिसिट्स आता है, और एक होता है डेबिट सेशन जिससे हमारा क्या होता है, करेंसी का आउटफ्लो होता है। इसमें इनफ्लो हुआ करेंसी का, इसमें आउटफ्लो हुआ डेबिट में, ठीक है। तो नेट इनफ्लो हुआ है ना, नेट इनफ्लो हुआ तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब दिस नेट FPI inflow of US dollar 32.4 billion will be recorded in capital account, है ना, in credit section, ठीक है। चलिए सेकंड है स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग है, कहता है कि अगर हमारा कैपिटल का जो इनफ्लो है ना, मतलब फ्लो ऑफ मनी है ना, वो लेस हो कंपेयर टू आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। मतलब हमारे पास रिसिट्स कम आ रहा है, एक्सपेंसेस हमारा ज्यादा जा रहा है टू दी अब्रोड, तो वो हमारा कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 14 का ए, कह रहा है सेविंग कर्व कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। देखिए आप लोगों को पता होगा कि सेविंग कर्व जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार का जाता है ना। तो बिल्कुल सही है, ये कंजम्पशन कर्व से डेराइव किया जा सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे इनकम लाइन होता है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह नहीं, इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये इनकम लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा कंजम्पशन लाइन, ठीक है, और ये हमारा नीचे होगा सेविंग लाइन, ठीक है। तो जो हमारा निगेटिव सेविंग गया वही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, इनकम कंजम्पशन सेविंग टेबल बनाया होगा आपने कभी। 0 100 है, 200 है, कंजम्पशन हमारा 50 है, 100 है, 150 है, ठीक है। सेविंग होगा -50, यहाँ पे होगा 0, यहाँ होगा 50, ठीक है। जो निगेटिव सेविंग हमारा है वही हमारा क्या है, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है। फिर जिस जगह पे सेविंग होगा 0 वहां इनकम कंजम्पशन होगा, दोनों बराबर, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा सेविंग पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उस तरह से कंजम्पशन उसी लाइन में हम लोग लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए अब हमारे पास और में दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, है ना। बट मैं सभी क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहता फॉर अ 2 हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज ए एंड बी, 2 इकोनॉमी ए और बी, वैल्यू ऑफ एमपीसी दिया हुआ है। इकोनॉमी ए के लिए एमपीसी हमारा कितना है, ये एमपीसी हमारा 0.6 है। बी के लिए हमारा दिया हुआ है कितना, एमपीसी दिया है 0.8, है ना। कहता है बोथ इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो 40 करोड़ है, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दोनों इकोनॉमी कितना है, 40 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों में दिया हुआ 100 करोड़, ठीक है। निकालना क्या है, 2 क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं निकालने के लिए, ठीक है।
मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला, ब्रेक इवन ऑफ इकोनॉमी ए। इकोनॉमी ए का ब्रेक इवन कब होगा? जब इनकम बराबर होगा कंजम्पशन, ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब इनकम कंजम्पशन बराबर, क्लियर। तो इनकम बराबर कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, एमपीसी इंटू इनकम होता है, ठीक है। तो y बराबर कंजम्पशन, और ये दिया 40 प्लस ये दिया हुआ 0.6y हो गया। इसको इधर ले गए तो y माइनस 0.6y इक्वल्स 40, है ना। क्या आएगा? 0.4 y इक्वल्स 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 बाय 0.4, है ना। तो 400/4 दैट इज 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना? जब लेवल ऑफ इनकम 100 रहेगा तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर कंट्री बी, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, कब होता है? जब इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। पढ़ा होगा एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो y इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है? y बराबर ऑटोनोमस इसका भी 40 है प्लस 0.8 दिया हुआ 0.8y प्लस 100, इन्वेस्टमेंट 100 दिया हुआ है। क्या होगा? y 0.8y इधर आ गया, 0.2y बचेगा इक्वल्स 140। तो y बराबर कितना हो गया? 140 बाय 0.2 दैट हो जाएगा हमारा 700, ठीक है। ये 700 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी, ठीक है। चलिए अब एक स्टेटमेंट है, कहता है रीड द केयरफुली। कहता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैव अ लार्ज मल्टीप्लायर इंपैक्ट। जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लायर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या हो? और ग्रोथ और इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ऑन दिस व्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज स्टेडली इन बजट इतना बाय 1000 करोड़। इसके आधार पर कहा गया कि बजट में जो एक्सपेंडिचर है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना किया जाएगा? उसके लिए 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। बेस्ड ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन द नेशनल इनकम। मतलब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ता है, ठीक है, वो प्रोसेस बताइए। अज्यूमिंग एमपीसी एमपीएस 0.2, देखिए एमपीएस दिया हुआ है हमारा 20%, मतलब 0.2, तो आपको पता होगा एमपीसी हमारा क्या हो जाएगा? 0.8, क्योंकि 1 माइनस एमपीएस होता है एमपीसी, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो हमारा हो गया, समझ गए कि ये हमें एक प्रकार से मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाने बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऐसे बनाते हैं ना, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर इधर इंक्रीज इन इनकम, इधर हमारा हो गया चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग, क्लियर। देखिए जब 1000 का इन्वेस्टमेंट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है इनकम 1000 आएगा। कंजम्पशन कितना चेंज होगा? कंजम्पशन एमपीसी 0.8 है, मतलब 80%, मतलब 800 कंजम्पशन हुआ, सेविंग हमारा 200 हो गया। जब 800 कंजम्पशन हुआ तो किसी और का इनकम हुआ होगा वो 800, फिर उसका 80% कितना कितना हो जाएगा? 640 कंजम्पशन हुआ, और यहाँ पे सेविंग हमारा हो जाएगा 160, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला जाएगा, है ना। यही प्रोसेस कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग फाइनली देखेंगे तो इनकम कितना चेंज होगा वो समझिए थोड़ा सा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो है 1/1 माइनस 0.8, मतलब 1/0.2, मतलब कितना है? 5। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना हुआ उसका 5 टाइम इनकम इंक्रीज होगा। तो चेंज इन इनकम कितना होगा? इन्वेस्टमेंट कितना? वो 1000 का हुआ है, इंटू मल्टीप्लायर 5, क्या हो जाएगा? 5000, ठीक है। मतलब जब 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाए तो इकोनॉमी में जो इनकम इंक्रीज होगा वो कितना होगा? 5000 करोड़ इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बड़ा लम, ये कॉम्प्रहेंसिव है ना।
लंबा स्टेटमेंट है, हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहता है एज सोसाइटी डेवलप्ड फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है, द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज, ठीक है, जैसे जैसे हंटर एंड गैदरर्स से डेवलप होता है सोसाइटी, है ना, पहले वाले जमाने से जैसे डेवलपमेंट हुआ तो मटेरियल नीड हम लोग का बढ़ जाता है। अब हमें हाउस बनाना होता है, क्लोथ चाहिए होता है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, बेसिकली बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ क्या कहना चाह रही है। पहले के समय बार्टर सिस्टम होता था जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं होती थी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति से चाहिए राइस, तो कितना विट दे कि उसके बदले वो हमें राइस दे दे, ये सब एस्टिमेशन करना काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर इवोल्यूशन हुआ कॉइन का, मेटालिक कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, इन सबों का, ठीक है। तो उस जिसका एक इंस्टिंक्शन वैल्यू होता था, है ना। फिर धीरे धीरे लगा नीड की नहीं और भी कुछ चीजें होना चाहिए, क्योंकि देखो सिल्वर कॉइन जितना बनाने में लग रहा है वही उसका वैल्यू रह रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ वैसा खास बेनिफिट उससे नहीं हो पा रहा है। तो फिर पेपर करेंसी हमारे पास आया, ठीक है, पेपर करेंसी, नोट वगैरह, है ना, जैसे अभी 500 का नोट देखते होंगे ये सब, ठीक है। तो जो नोट वगैरह आया उसमें क्या होता था, जितना उसका कमोडिटी वैल्यू होता था उससे ज्यादा उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फिलहाल कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया, मतलब डिजिटल करेंसी, ताकि क्या हो, इससे इससे कुछ बेनिफिट, सेटलमेंट रिस्क कम हो जाता है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है वो लोअर हो जाता है, ठीक है। कैश पर डिपेंडेंसी जो वो घट जाती है, क्लियर। लेकिन इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, टेक्नोलॉजी वगैरह है ना भाई, साइबर अटैक वगैरह हो जाए तो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। तो यही है हमारा ये पूरा स्टेटमेंट, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। ओवर द सेंचुरी मनी हैज इवॉल्व वेरियस फॉर्म, अभी मैंने डिस्कस किया, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मेटालिक मनी आया, मेटालिक मनी से नोट, नोट के बाद अभी डिजिटल करेंसी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर कहते हैं वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रांग ओपिनियन दैट इन मॉडर्न टाइम डिजिटल करेंसी इज क्वाइट एसेंशियल। डिजिटल करेंसी का बेनिफिट अभी मैंने बताया, अभी आपको बताया है क्या, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लोअर करता है, डिपेंडेंसी ऑन कैश ये रिड्यूस करता है, लेकिन रिस्क भी है, साइबर अटैक वगैरह रिलेटेड रिस्क भी इसमें है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, तो आपका और भी डाउट क्लियर इसमें हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर ए में दिया हुआ है, ईयर है, नॉमिनल जीडीपी है, और नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस, ठीक है, बेस ईयर प्राइस पे एडजस्टेड है, मतलब रियल दिया हुआ है हमारा ये, ठीक है। कैलकुलेट करने कहता है क्या, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर इतना यूजिंग बेस, इतना बेस ईयर, ठीक है। देखो बेस ईयर पर जो रियल जीडीपी था, है ना, उसको मतलब चेंजेस निकालना है, तो चेंजेस क्या करते हैं, करंट में कितना है 4500, पुराना कितना था 4000, डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, ये कर देंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा वैसे देख लीजिए, ये 20 कैंसिल, इधर बचा ऊपर 500 बाय 40, कितना कितना आ गया 12.5%, ठीक है, मतलब 12.5% इंक्रीज हुआ है ना, 20 से 23 के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट है द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीलेयर फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेक्शन, बिल्कुल सही है। जब हमारा देखिए फ्लाईओवर वगैरह बनता है तो इससे क्या होता है, इससे ट्रैफिक वगैरह जो है वो रिड्यूस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टी लेन फ्लाईओवर बनता है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में सुविधाएं होती है, इजिली ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब इजिली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होने लगे, ठीक है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है जीडीपी पर बेटर इंपैक्ट होगा, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि आसानी से जो है ना ट्रांसपोर्टेशन जो है सुविधाएं बढ़ जाती है, जिससे लोगों का वेलफेयर भी होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। चलिए 17 का बी कहता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज, ठीक है, वेरी गुड, सही है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जब फाइनल गुड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है कंजम्पशन या फिर कैपिटल, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक नेचर पे, क्योंकि सेम गुड्स
कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। कंजम्पशन गुड्स मतलब होता है जो हम लोग खुद का नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज में लाते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जिसका यूज होता है फर्दर प्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदा अपने घर के लिए, ठीक है, खुद के कंजम्पशन के लिए, है ना, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। वही मशीन मैंने अपना दुकान में लगाया ताकि उससे पैसा अर्न कर सके, ठीक है, और प्रोडक्शन कर सके, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज पे, ठीक है। चलिए, नेचुरल कैलेमिटीज इन द हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेड मासिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। बहुत सारे उत्तराखंड वगैरह एरिया में देखते बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज आता है, कैपिटल एसेट्स जो है वो काफी नुकसान उस पर पहुंचता है। वो क्या है? डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। ऑब्वियस सी बात है कैपिटल लॉस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स बाय द वियर एंड टीयर। जब उसको यूज में लाते, यूज में लाने से जो उसका वैल्यू घटता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, वो हमारा होता है डेप्रिसिएशन। लेकिन कैपिटल लॉस क्या है? जब अनफोर्सिन घटनाओं, मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाता है, नेचुरल क्लाइमेटीज, फायर लग गया, इन सबसे जो वैल्यू घट रहा है वो हमारा कहलाता है कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये हमारा था 17B, ठीक है। ये इतने क्वेश्चंस हमारे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें मैंने डिस्कस किया है आपका क्या? मैंने डिस्कस किया है आपका पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट 2 आएगा, इसमें मैं इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन सेक्शन बी हमारा जो है उसको डिस्कस मैं कर दूंगा, ठीक है। और उम्मीद है इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा ये मॉडल क्वेश्चन सैंपल पेपर है ये आपका डिस्कस हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।